इस बदतमीज़ को जाने की इतनी जल्दी सवार थी कि अपने भाई भाभी से भी नहीं मिला। वो लोग जानबे मंजिल रवा दवा थे। जहांगीर हनूस अपने चेहरे पर तासुरात की सख्ती को बरकरार रखे हुए ड्राइविंग में मशगूल था, और अनूशे सड़ा हुआ मुंह बनाए कार की विंडो से मुसलसल बाहर के मनाजिर देख रही थी। उसे जहांगीर पर बड़ी तप चढ़ी हुई थी, क्योंकि वो उसकी सोच से ज़्यादा बदतमीज़ निकला था। कैसे आराम से उसने तलाक वाली बात कह दी थी, और ऊपर से उसने अनुषे को अपने साथ फ्रंट सीट पर भी नहीं बैठने दिया। इसलिए अनुषे जली भुनी बैठी दिल ही दिल में उसे कोस रही थी। जहांगीर को ड्राइविंग करते 1 घंटा हो चुका था। दोनों के दरमियान खामोशी अभी तक हायल थी, जिसे अनुषे की बेचैन सी आवाज़ ने तोड़ा। अब भला वो कब तक खामोश रहती? आखिर को लड़की थी, और लड़कियों के लिए ये काम नामुमकिनात में से एक होता है। जहांगीर, प्लीज़ कहीं से कुछ खाने को ले दो, कसम से बहुत भूख लगी है। वो मरे मरे अंदाज में इंतहाई आहिस्ता स्पीड में मुनमुनाई। क्या तुम्हें खाना चाहिए? अभी 1 घंटा ही तो हुआ है हमें निकले हुए, और अभी से तुम्हें भूख लग गई? घर से नहीं खा पी कर आ सकती थी? जहांगीर नाक पर बेवजह का गुस्सा धरे नॉन स्टॉप अनुषे पर चढ़ दौड़ा। जैसे वो काफ़ी देर से खामोश बैठा तंग आ गया था और बोलने की ताक में ही बैठा था। उसकी बात पर अनुषे ने उसे घूर कर देखा। कह तो ऐसे रहे हो कि जैसे तुमने खाने पीने का वक्त बहुत ज़्यादा दिया था। मैं कह रही हूँ बहुत हो गया, कहीं कार रोको और मुझे कुछ लेकर दो। अनुषे बिगड़ कर बोली। एक तो उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और ऊपर से जहांगीर की बेतुकी झड़क। उसे बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। जो भी हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं लेकर देना। 6 घंटे की ड्राइव है और मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है, इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, और अब अपनी ज़ुबान बंद रखना। लो जी, अभी तो वो खुद खामोशी से उकताया हुआ लग रहा था, और अब खुद ही उसे बोलने से मना कर रहा था। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, इतनी देर मैं भूखी बैठी रहूँगी? अनुषा तड़क कर बोली। हाँ, यही समझ लो, उसने लापरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर अनुषा मुंह बनाकर बैठ गई और एक गुस्सीली नज़र कार के बैकव्यू मिरर पर गाड़े हुए जहांगीर को घूरने लगी। जहांगीर की नज़र मिरर पर से होती हुई उस तक गई। एकदम ही उसके तने हुए चेहरे के तासुरात ढीले पड़े तो थे, और उसे उस वक्त अनुषा की शक्ल देखकर हंसी आने वाली थी, जिसे उसने बर वक्त रोका। और कुछ देर बाद ही उसने एक जगह कार रोकी, खुद बाहर निकला और अनुषा के निकलने से पहले ही कार को लॉक कर दिया। अनुषा बुरी तरह तिलमिलाई थी। उसे जहांगीर की यह हरकत बिल्कुल समझ नहीं आई, मगर वो फिर भी अपना गुस्सा पीती खामोशी से बैठी रही। फिर ना जाने उसे क्या सूझी थी कि वो अपनी जगह से ज़रा हिली और उठकर फ्रंट सीट पर ही जाकर बैठ गई। ये बदतमीज़ मेरी बात नहीं मानता तो मैं क्यों उसकी बात मानूं? ये अब कुछ भी कहकर दिखाए, बदतमीज़ इंसान, जो भी कर ले ये, अब मैंने नहीं हिलना यहाँ से। आया बड़ा हुक्म चलाने वाला। भूख से बेहाल होती अनुषा ने सारा तहमुल भाड़ में बेचकर दिल ही दिल में खूब बातें सुनाई। वो जलती कुर्ती जहांगीर का वेट कर रही थी। अल्लाह जाने कहाँ भाग गया है। अभी तो कह रहा था कि डिस्टर्ब मत करो मुझे, मैंने जल्दी से पहुँचना है, और अब खुद ही गायब हो गया। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसे सामने से वो आता हुआ दिखाई दिया, और वो खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके हाथ में KFC का पार्सल मौजूद था। हाय, ये मेरे लिए खाना लेने गया था। अनुषा ने खुश होते हुए बहुत मोहब्बत से जहांगीर को देखते हुए सोचा। उसकी सारी जलन कुढ़न रफू चक्कर हुई थी। जहांगीर ने कार में बैठते ही पार्सल उसे थमाया और बिल्कुल खामोशी से कार स्टार्ट करके फिर से ड्राइव करने लगा। उसने उसके फ्रंट सीट पर बैठने पर भी गुस्सा नहीं किया, ना उसे उठाया और ना ही कोई बहस की। अनुषा को इसके रवैये की इस अचानक तब्दीली ने हैरान किया, मगर फिलहाल इस सिलसिले में बहस का इरादा तर्क करते वो भी खामोश ही रही और पूरे ध्यान से अपना जिंगर ठूंसने लगी। क्यों, बहस तो इसने हर सूरत करनी थी, लेकिन इसके लिए उसे एनर्जी दरकार थी, जो खाए बगैर कहाँ मिलनी थी। अनुषा ने बर्गर चट करने के बाद अपने हाथ टिश्यू से साफ किए। कोल्ड ड्रिंक जो जहांगीर साथ ही लाया था उसको मुंह लगाकर 1 मिनट में ख़त्म किया और दांत फाड़ते हुए उसको थैंक्स बोला। जहांगीर ने कोई रिस्पॉन्स दिए बिना हुनूस खामोशी बरकरार रखी और दिल में कहा, भूखी ना हो तो खा पी कर थैंक्स बोल रही है। बंदा झूठे मुँह ही दूसरे बंदे को पूछ लेता है, लेकिन ये मैडम तो कोई निराली महलूक है, पता नहीं क्यों मेरे पल्ले पड़ गई। अनुषा पर उसके थैंक्स का जवाब ना मिलना खासा नागवार ठहरा था। उसने मुंह बसोरे एक पुरशिकवा सी निगाह जहांगीर पर डाली और बोली, बंदा जवाब ही दे देता है। जहांगीर ने इसके इस शिकवे का भी कोई जवाब ना दिया। मुंह में दही जमा कर रखा है या गूंगे हो गए हो, जवाब तो दो, वो तब कर बोली। इससे जहांगीर का उसे ऐसे इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हुआ। जवाब दूं ना दूं मेरी मर्जी, तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ, और तुम ना अपनी हद में रहो और लहजा संभाल कर बात किया करो। जहांगीर भी कहाँ उधार रखने वाला था, सो इसलिए फ़ौरन भड़क उठा। ओ यार, कभी तो तवे से नीचे उतरा करो, हर वक्त का जला हुआ भड़का हुआ लहजा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अनुषा ने उसकी डांट का सारा असर ज़ायल करते हुए उल्टा उसे ही दादियों की तरह मशवरा दिया, और वो बस उसे देखता ही रह गया।
अब की बार उसने जवाब देने की गलती नहीं की, जैसे उससे बहस ना करना चाहता हो। शायद वो समझ चुका था कि अनुषा से बहस करने का मतलब है अपना खून जलाना। यार, एक तो तुम बात बात पर म्यूट हो जाते हो, अगर खामोश बैठे रहोगे तो इतना लंबा सफ़र कैसे कटेगा? अनुषा ने परेशानी से पूछा, और जहांगीर उसकी बात सुनने की बजाय किसी और ही उलझन को सुलझाने में लगा था। वो जहन पर जोर डाले ये सोच रहा था कि घर पर इसने बोला था कि ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन अब इस खरांट औरत के तो किसी अंदाज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे ज़बरदस्ती जा रही है। कहीं इस चुड़ैल ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया? जहांगीर ने मासूमियत से सोचा, जबकि चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि अनुषा को लगा पता नहीं अब क्या आफत ढाएगा। खैर, अभी वो इसके एक्सप्रेशन से एनालाइज कर रही थी कि जहांगीर ने रोड के एक तरफ गाड़ी रोकी, एक गहरा सांस अंदर खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और अपने पसंदीदा यानी गुस्से वाले तेवर लिए अनुषा की तरफ देखा। इत्तेफाकन ही सही, लेकिन अनुषा का तुक्का सही निकला था। वो वाकई आफत ढाने के मूड में था। क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अनुषा ने हकलाते हुए पूछा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, बहुत अक्लमंद हो। कोई भी खेल खेलोगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तुमने तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से आई हो। बताओ मुझे। उसने गुस्से से अपनी नज़र अनुषा पर गाड़े दहाड़ते हुए पूछा। जहांगीर, ये बात तुम सुकून से भी कर सकते थे। और पता है, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की। तुम तो पहले से ही बने बनाए बेवकूफ़ हो। अनुषा का लहजा पहले जुमले पर ज़रा सा दबा हुआ था, लेकिन उसका अपनी आखिरी बात पर खुद ही जानदार सा कहका निकला, जिसे उसने मुंह पर हाथ रखकर काबू करने की कोशिश की। पर जहांगीर की तिलमिलाई हुई शक्ल देखकर वो एक तरफ को गिरती हुई हंसती चली गई। अजीब ढीठ लड़की थी। यहाँ शोहर उसे अपने गुस्से, रोब और दबदबे से डराना धमकाना चाह रहा था, और वो डरने वरने की बजाय उसी का मजाक उड़ाने लगी थी। जहांगीर ने मजीद कहर आलूद नज़रों से उसे घूर कर बाज रहने का इशारा किया, लेकिन उसे तो दौरा पड़ा हुआ था। उसकी हंसी किसी तरह भी काबू में नहीं हो रही थी। अब जहांगीर का पारा मजीद हाई हुआ। अनुषे, ये अपने दांत निकालना बंद करो, वरना ये मेरा हाथ देख रही हो ना, मैं बिल्कुल कोई लिहाज किए बगैर तुम्हें 2-4 रसीद कर दूंगा। जहांगीर गुर्राया, मगर मजाल है जो अनुषा बीबी को ज़रा भी फ़र्क पड़ा हो। हाँ, बस उसने जहांगीर का ख्याल करते हुए अपने दांत अंदर किए और बोली, अच्छा ना, आई एम सॉरी, अब नहीं हंसूंगी पक्का। लेकिन उसकी आंखें शरारत भरी मुस्कुराहट लिए अभी भी जहांगीर को सुलगा रही थीं, और वो अपने शदीद गुस्से का शिकार होते हुए अपना रुख मोड़ गया कि कहीं वो इस सरफिरी के ढीठपन से तंग आकर उसे सचमुच ही 2-4 थप्पड़ ना लगा दे। वो अपनी ड्राइविंग सीट पर सर टिकाए आंखें मूंदे खुद को पुरसकून करना चाह रहा था, और अनुषा उसकी हर हरकत को बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। जहांगीर ने यकदम आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो चीख कर बोला, घूर क्यों रही हो मुझे? क्या नज़र आ रहा है मेरे मुंह पर? यार, मेरी मर्जी कि मैं घूरूं या ना घूरूं। आई थिंक इस बात पर तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे करके उसका गाल खींचकर कहा। जहांगीर इसकी अचानक अजीब हरकत पर हैरत ज़दा होकर देखने लगा। यार, एक्चुअली तुम इतने क्यूट हो, मुझसे तुम्हें देखे बगैर रहा ही नहीं जाता। गौर से सुनना मेरी बात, इट्स अ कन्फेशन। देखो, तुम जो मर्ज़ी कर लो, बदसलूकी, गुस्सा या फिर कुछ भी, लेकिन ये बात याद रखना, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। यू नो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और पता है उस वक्त से करती हूँ जब तुमने फ़र्स्ट टाइम अपनी और रिदा के बारे में सब बताकर शादी से इनकार करने की रिक्वेस्ट की थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हो गया। पता नहीं तुम में उस वक्त मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। और तुम्हें पता है, मुझे यकीन है कि तुम भी जल्द ही मेरे बारे में सेम फीलिंग्स रखने लगोगे। इसलिए मेरी बात मानो, ये जलना कुड़ना छोड़ दो और हमारे रिश्ते के बारे में सीरियस होकर सोचो। जो होना था हो गया। माजी को दिल पर लगाकर नहीं बैठा करते। आई होप तुम मेरी बात समझोगे। अनुषा ने एक एक बात पूरे जज्बे के साथ जहांगीर की आंखों में आंखें डाले बगैर हिचकिचाए और बगैर घबराए कही। जहांगीर फटी फटी आंखें लिए ताज्जुब से उसके हर लफ्ज़ को सुनता गया। उसे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो इसके बारे में कुछ ऐसा महसूस कर सकती है या करती है, और ऊपर से सच्चाई में ढला हुआ उसका साफ, बेधड़क और खरा अंदाज जहांगीर नाकाबिले यकीन था। ऐसे कैसे आसानी से वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई। अभी उन्होंने साथ में वक्त ही कितना गुजारा था जो उसने ऐसे यूं ही इतना अचानक सब कुछ कह दिया। मगर उसने ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही इस वक्त ये बात कही थी। बेशक वो बहुत अक्लमंद, होशियार और सुलझी हुई लड़की थी, जो बर वक्त ही अपने और जहांगीर के रिश्ते के दरमियान हायल उलझनों को ख़त्म करना चाहती थी।
वो किसी मौजू मौका का इंतज़ार करने में अपना वक्त नहीं गंवाना चाहती थी। उसके नज़दीक इजहार और इकरार का यही बेहतरीन वक्त था, और वो सब कुछ जहांगीर के भरोसे छोड़कर रिश्ता बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती थी। सो उसने बिला झिझक और बिला तखीर अपनी सारी फीलिंग्स जहांगीर के गोश गुजार कर दी, दिल पर से पर्दा हटाकर जैसे एक बोझ हल्का हुआ था। जबकि जहांगीर तो बेयकीन सा अभी तक उसका इजहार ही हजम नहीं कर पाया और ना ही कोई जवाब देने की हिम्मत कर सका। भला क्या जवाब देता वो? झिड़क देता, लेकिन कैसे? अनुशे का मजबूत लहजा था कि जिसने जहांगीर को कोई भी फजूल रद्द अमल जाहिर करने से बाज रखा था। अनुशे के लहजे की सच्चाई थी जिसने जहांगीर को उसे और जज्बों को झुटलाने से बाज रखा। अगरचा अभी उसने यकीन नहीं किया था, लेकिन वो झुटला भी नहीं सका। बस अभी तक वो यकटक सा अनुशे को तकता गया। अनुशे अपने बहते हुए जज्बात की रूह से बाहर निकली तो उसे अपने कहे लफ्ज़ों का एहसास हुआ। अल्लाह, कहीं मैं इमोशनल होकर कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया? उसने दांतों में ज़बान देते हुए सोचा, और साथ ही थोड़ी हलचल सी होकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ गई। उसकी हार्ट बीट अब बहुत तेज़ होने लगी थी और उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि कैसे मुंह फाड़कर इतनी बड़ी बड़ी बातें यूं आराम से कहती। उफ़ अल्लाह, अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? कितनी बेशर्म हूँ मैं। अल्लाह जी, अब मैं कैसे नज़रें मिला पाऊँगी उससे? चलो कोई नहीं, सोचता है तो सोचे, मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है? अनुशे ने 2 मिनट में ही नदामत से ढटाई का सफ़र तय किया और सारी शर्मिंदगी भाड़ में बेचते हुए बड़े इत्मीनान से सीधी होकर बैठी। ये अलग बात है कि उसका दिल अभी तक बहुत तेज़ हो रहा था, और जहांगीर वो तो लाजवाब सा होकर अभी तक अनुशे के चेहरे का तवाफ जारी रखे हुए था। अनुशे ने अपना रुख उसकी तरफ मोड़ा और वो इस बार बड़ी इज्जत से मुखातिब हुई। ऐसे क्या देख रहे हो, और कब तक रुके रहोगे? चलना नहीं है क्या? हाय, इसके लहजे की मिठास! और कोई वक्त होता तो जहांगीर कश खाकर गिर जाता, लेकिन अब कुछ देर पहले मिलने वाले झटके के सामने तो इसका ये लहजा कुछ भी नहीं था। बहरहाल उसने अनुशे के पूछने पर अपनी नज़रें फ़ौरन उसके चेहरे पर से हटाईं, क्योंकि उसे खदशा था कि अनुशे की मोहब्बत से आबाद नज़रें कहीं इसे अपनी तरफ न माइल कर लें, और उसी पल वो फैसला कर चुका था कि वो इसको अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, वरना ये औरत किसी भी लम्हे उसको अपने बस में कर लेगी, उसको अपना दीवाना बनाकर छोड़ेगी। सो इसलिए उसने कार रिवर्स की और वापस अपने घर की राह ली। हालांकि वो तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे, लेकिन वो ये सब सुनने के बाद, अनुशे को जानने के बाद, अनुशे से डर चुका था। वो डरा था कि कहीं वो भी उसके जज्बों पर ईमान ना ले आए। वो डरा था कि कहीं वो इस पर यकीन ना कर बैठे, और वो डरा था कि कहीं वो रिदा को भुलाकर उस पर अपना दिल ना हार दे। और इतने हच्छों के होते हुए वो कैसे उसे अपने साथ रखने का रिस्क ले सकता था? सो उसने उसे वापस ले जाने का फ़ैसला किया। उसे कार वापस मोड़ता देखकर अनुशे एकदम कंफ्यूज हुई। अरे, तुमने रिवर्स क्यों कर दी? तुम्हें घर छोड़कर अकेले वापस जाऊंगा, उसने संजीदगी से कहा। क्यों? वो हैरान हुई। सवाल नहीं करो मुझसे, उसने जान छुड़ाते हुए कहा। डर गए मुझसे? अनुशे ने जांचती नज़रों से उसका चेहरा टटोलते हुए कहा। शट अप अनुशे, हर वक्त फजूल बोलती हो, थकती नहीं हो बार बार उल्टी सीधी बातें करके? अब चुप होकर बैठी रहना, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जहांगीर ने कतराते हुए कहा। हालांकि ये हालत तो अनुशे की होनी चाहिए थी, पर वो थी कि सदा की ढीठ, वो कब ऐसे तकल्लुफ़ात में पड़ने वाली थी। लेकिन अब उसे थोड़ा अफसोस हुआ था कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी इजहार कर दिया था। पर जो भी हो, अब वो जहांगीर को शीशे में उतार कर उल्लू नहीं बना सकती थी। सो वो उसका लिहाज करते हुए खामोश रही और घर पहुंचने तक कुछ ना बोली। वो लोग जब घर पहुंचे तो उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। घर का वॉचमैन जाग रहा था, सो इसलिए वो कोई मुश्किल उठाए बगैर घर में दाखिल हुए। इस वक्त सब सो रहे थे तो किसी को उनके आने का पता नहीं चला। वो दोनों अपना अपना सामान कार में छोड़ते खाली हाथ अंदर आ गए। जहांगीर भी साथ ही आ गया था, क्योंकि इस वक्त इसमें मज़ीद सफ़र करने की हिम्मत नहीं थी। बहुत थक गया था वो, इसलिए उसने सोचा कि वो आज रात घर पर ही गुजार कर सुबह में दोबारा कराची के लिए निकलेगा। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता, अनुशे के कदमों की पैरवी करता उसके पीछे पीछे चल दिया। अनुशे ने अपने कमरे के आगे रुककर अपने पर्स से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अपने कमरे में पहुंचते ही उसे एक सुकून सा मिला था। जाहिर है आज का दिन ही इतना थका देने वाला था। खैर, उसने अपने सुकून में इजाफा प्लस गर्मी के खात्मे के लिए जल्दी से एसी ऑन किया और कमरे की तारीकी कम करने के लिए नाइट बल्ब जलाया। जबकि जहांगीर तो कमरे में दाखिल होते ही एक लम्हे की भी देर किए बगैर अपने बेड पर बिल्कुल गिरने वाले अंदाज में धड़ाम से जाकर लेटा। थकन से चूर वजूद यकदम आराम महसूस करने लगा था। इसकी हालत ये थी कि वो इस वक्त अपने हाथ बढ़ाकर जूते उतारने की भी जहमत न कर पाया।
वो कसलमंदी से मौंदी गई आंखों पर बाजू रखे गहरे गहरे से सांस लेते हुए अपनी थकान दूर करने की सही कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ आराम की तलब थी। अनुशे एक नज़र उसके थके थके से वजूद पर डालते हुए वॉशरूम की जानिब गई। हाथ मुंह धोकर ज़रा सा फ्रेश हुई और सोने के लिए बेड पर पहुंची। वहां देखा तो जहांगीर इतनी सी देर में सो भी गया था। अनुशे के लिए 15 मिनट वाकई इतनी सी देर थी। उसकी नज़र जहांगीर के सारे वजूद से होती हुई पैरों तक गई। जूते भी नहीं उतारे, सुस्त कहीं का। उसने मुस्कुराकर सोचा और आगे बढ़कर बड़े एहतियात से जूते उतारे। उसकी एक तरफ को लटकी हुई टांग आराम से बेड पर रखी, एक नज़र उसके नींद में खोए चेहरे पर डाली और खुद उसके बराबर में सोने के लिए लेट गई। इतनी थकन और सोने की ख्वाहिश के बावजूद भी वो सो नहीं पा रही थी। उसे जहांगीर के वापस चले जाने का ख्याल सोने नहीं दे रहा था। इसे बहुत अफसोस था कि सुबह वो चला जाएगा और न जाने कब फिर वापस आएगा। वो बेचैनी से बार बार करवटें बदल रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या सूझी कि वो अपनी जगह से उठी और वज़ू करके आई। उसने जाय नमाज बिछाकर अपनी आज की सारी कज़ा नमाजें अदा की और फिर उनके अलावा में 2 रकत नफल बराए हाजत की नीयत बांधी। नमाज पढ़ने के बाद उसने बहुत पुरुम्मीद अंदाज में दुआ के लिए हाथ उठाए और रब हिलाए बगैर बहुत शिद्दत से दुआ की। अल्लाह जी, प्लीज़ किसी तरह से जहांगीर को रोक लें। देखे ना, वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस फजूल आदमी से दूर नहीं रहना चाहती। आप प्लीज़ कुछ करें ना, उसको रोक लेना। ये पागल है, एमी हर बात दिल पर ले लेता है। अल्लाह जी प्लीज़ आप किसी तरह इसे कुछ दिन मेरे साथ रहने दें, फिर देखिएगा मैं कैसे उसका दिमाग सेट करती हूँ। लेकिन इसमें आपको मेरी हेल्प करना होगी। मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे मेरी हेल्प, क्योंकि मैं आपकी इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी बंदी हूँ और मुझे पता है कि आप अपने प्यारे बंदों की ज़रूर सुनते हैं, इसलिए आप मेरी भी सुनेंगे। वो यूं ही काफ़ी देर हाथ उठाए जाए नमाज पर बैठे बैठे बिल्कुल बच्चों जैसे अंदाज में दुआएं मांगती रही और काफ़ी देर बाद ये शुगर ख़त्म कर कर वापस सोने के लिए लेटी। इतनी देर दुआएं मांगने के बाद उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी कि जो भी हो अल्लाह ताला ज़रूर उसे रोक लेंगे, आखिर इतनी दुआ जो की है। सुबह अनुशे की आंख जहांगीर से पहले खुली थी, इसलिए वो जल्दी से उठकर फ्रेश हुई और कमरे से बाहर निकलकर किचन तक गई। वहाँ पर हस्बे तवक्का उसे अपनी सास साहबा और जेठानी साहबा दोनों ही मिल गई। इन दोनों को उसे वहाँ देखकर कोई खास हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले ही किचन की खिड़की से जहांगीर की कार पोर्च में खड़ी देखकर आपस में हैरत का तबादला कर चुकी थी। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से उसका खैर मुकद्दम किया। कुछ चाहिए था अनुशे? नाश्ता बना दूँ तुम्हारा? भाभी ने अंडा फेंटते हुए पूछा। नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। अनुशे ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर वहाँ बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। अनीसा बेगम टेबल पर खाने के बर्तन सेट कर रही थी। अनुशे के बैठते ही वो भी उसके साथ कुर्सी खिसका कर बैठ गई। उन्हें अनुशे के अंदाज से महसूस हुआ था कि वो कुछ कहना चाहती है। बेटा, कोई बात कहनी है? मुझे तुम थोड़ी कंफ्यूज लग रही हो। और अभी कल ही तो वो निकम्मा पता नहीं क्या कुछ बकवास करके तुम्हें साथ लेकर गया था और इतनी जल्दी वापस भी ले आया। सब खैर तो है ना बेटा? हाय आंटी, एक साथ इतने सवाल। उसने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखते हुए मसनूई हैरत से कहा। ड्रामे नहीं करो, बात बताओ। अनीसा ने भी लहजे में मसनूई संजीदगी पैदा करते हुए कहा। आंटी, वो दरअसल बात यह है कि मैं अपनी मर्जी से जहांगीर के साथ जाना चाहती थी और ये बात मैंने बतानी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। अब हुआ कुछ यूँ, उसे आधे रास्ते में पता चल गया कि मैं उसे बेवकूफ़ बनाकर अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूँ, इसलिए वो बदतमीज़ मुझे वापस ले आया। अनुशे ने मुंह बसोरते हुए सारी रुदात बताई। फरियाल भी मुस्कुराते हुए उसकी कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। साथ में उसके घुल मिल जाने वाले फ्रैंक और बिल्कुल खरे अंदाज से बहुत मुतासिर भी हुई थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतनी अच्छी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्यारी सी लड़की देखी थी, जो शादी के दूसरे दिन ही अपनी प्रॉब्लम अपनी सास साहिबा से इस तरह शेयर कर रही थी जैसे वो इसकी माँ हो। तो ये मसला है, अनीसा बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, अनुशे फिर से बोल पड़ी। जी जी, बिल्कुल यही मसला है, और मसला सिर्फ इतना सा नहीं है, बल्कि पूरा मसला तो ये है कि मैं उसे वापस जाने नहीं देना चाहती। ये फैमिली से कट कर रहने वाली हरकतें मुझे नहीं पसंद। आप प्लीज़ कुछ करें ना, उसे किसी तरह से रोकें। आपको पता है वो ना उठते ही जाने की तैयारी शुरू कर देगा। प्लीज़ किसी तरह से रोक लें। उसने लजाजत से कहा। बेटा, अब हम लोग कैसे रोकें उसको? तुमने देखा था ना कल क्या क्या तमाशे कर रहा था वो, अब ऐसे कैसे रोक लें उसको? अनीसा बेगम ने बेबस लहजे में कहा। वाकई वो भला कैसे उसे रोक सकती थी? इतने में फैज़ान साहब और जहांगीर का भाई भी वहाँ तशरीफ़ ले आए और सबको सलाम करके वो वहीं अपनी अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गए। अनीसा बेगम की ज़ुबानी इन दोनों ने भी अनुशे का मसला सुना। इतने में फरियाल ने भी नाश्ता सर्व करके इन लोगों को ज्वाइन किया।
फैज़ान साहब ने अनुशे का मसला सुनने के बाद बहुत प्यार से अपना मुखलिसाना मशवरा दिया। बेटा, जाने दो इस बेवकूफ़ निकम्मे इंसान को, कुछ दिन वहाँ रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर दौड़ता हुआ वापस आएगा। तब तक के लिए थोड़ा सब्र कर लो। ये कहकर साथ ही वो नाश्ते में मशगूल हो गए, जबकि अनुशे इनका मशवरा सुनकर खूब बदमज़ा हुई थी। अब इसने ऐसे मशवरे सुनने के लिए अपना मसला थोड़ी शेयर किया था, और ऊपर से फैज़ान साहब का जहांगीर को निकम्मा और बेवकूफ़ कहना भी अच्छा नहीं लगा। इन अलकाबात में तो ऐसी कोई खास बुराई नहीं थी, लेकिन फैज़ान साहब का लहजा इन अलकाबात को बुरा बना गया। अंकल, ऐसे कैसे मैं उसकी अकल ठिकाने लगने का इंतज़ार करूं? और देखें, अब आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब तो उसको निकम्मा बेवकूफ़ ना कहें। वैसे वो है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन फिर भी आपको अब उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनुशे ने मुंह बनाते हुए जहांगीर के दिफा में बात की। सबको इसके अंदाज पर भरपूर हंसी आई। फैज़ान साहब भी मुस्कुरा कर बोले, आहा, चलो सही है, मेरी बच्ची कहती है तो आइंदा नहीं बोलूँगा। वैसे बेटा, वो बहुत ढीठ है, हम जो मर्ज़ी कर लें, अगर उसने जाना है तो नहीं रुकेगा। फैज़ान साहब ने कहा, नहीं अंकल, ऐसा भी कोई ढीठ नहीं है वो, अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं। देखें, आप लोगों ने उसकी मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाई है ना, इसलिए नाराज़ है। आप उसको प्यार से समझाकर मना लें तो वो मान जाएगा। आप खुद देखें ना, उसने एक अरसा रिदा के साथ अपना मुस्तकबिल प्लान किया होगा, और एकदम आप लोगों ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर अपना फ़ैसला उस पर मुसल्लत किया। ऐसे में उसका रूठना बिल्कुल जायज़ है। अनुशे ने जहांगीर की भरपूर साइड ली। तोबा लड़की, क्या जादू किया है मेरे देवर ने तुम पर, सुबह से उसी को सपोर्ट कर रही हो। फरियाल ने उस पर प्यार भरा तंज किया, जिस पर सब मुस्कुराए और अनुशे ने घूरी से नवाजा। बेटा, हमें रिदा से कोई मसला नहीं था, और ना ही हम अपना फ़ैसला अपने लाडले बेटे पर थोपना चाहते थे। लेकिन देखो, हम उसके माँ बाप हैं, उसको ज़िंदगी भर सुखी देखना चाहते हैं। मैं रिदा से खुद मिली थी, उसे देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो मेरे बेटे जैसे आदमी का घर बसा सकती है और उसे ज़िंदगी भर का सुख दे सकती है। इसलिए हमने उसके लिए तुम्हें चुना। यकीन करो कि हमने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। अनीसा बेगम ने सफाई दी। यही तो कह रही हूँ मैं, मेरी प्यारी आंटी, आप उसे ये सारी बातें प्यार से समझाएं ना, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल का तड़का लगाएं, थोड़ा ड्रामा करें तो वो बिल्कुल मान जाएगा। बहुत सीधा सा मासूम सा बंदा है वो। अनुशे बार बार पता नहीं कौन से जज्बात की रूह में बहकर जहांगीर की हमायतें जारी रखे हुए थी। सभी को बार बार उसके अंदाज पर हंसी आ रही थी, पर मौके के हिसाब से उन्हें दांत फाड़ना कुछ मौजू नहीं लगा, इसलिए बेचारे हंसी दबाकर ही उसकी टर्टर सुन रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, वो निकम्मा जाग जाए तो कुछ करते हैं उसका। फैज़ान साहब ने मुस्कुराकर अनुशे को जिच करने वाले अंदाज में कहा। अंकल, फिर से निकम्मा? अनुशे ने हफा होकर कहा। ओहो सॉरी बेटा, गलती से निकल गया मुंह से। फैज़ान साहब ने झूठ गढ़ा। अच्छा इट्स ओके, अब मैं चलती हूँ। जहांगीर जागेगा तो उसे आपके पास भेजूंगी। अनुशे खुशदिली से कहती हुई अपनी सीट से उठी। अरे नाश्ता तो करती जाओ, फरियाल ने उसे रोका। नहीं भाभी, अभी भूख नहीं, थोड़ी देर बात करूंगी। अनुशे ने सादगी से कहा। अहं, समझा करो ना, जहांगीर के साथ नाश्ता करेगी मोहतरमा, जहांगीर के भाई ने छेड़ा। अनुशे ने पूरा मुंह खोलकर हैरत से देखा और शर्माने की बजाय दांतों की नुमाइश करते हुए हाँ जी बिल्कुल कहती हुई वहां से चली गई। वो अपने कमरे में गई तो जहांगीर करवटें बदल रहा था, गोया जागने वाला था। अनुशे ने एक नज़र उसे देखा। उसे अभी भी उसके वापस चले जाने की टेंशन थी। खैर, वो खुद को रिलैक्स करने के लिए कमरे में ही टहलने लगी। फिर कुछ सोचते हुए अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने गई और अपना हल्का फुल्का सा मेकअप किया। ज़रा बालों को खूबसूरती से सेट किया, दुपट्टा ढंग से लिया और एक सिताइश भरी निगाह से अपना सरापा आईने में देखा। अब लग रही थी वो नई नवेली दुल्हन, वरना तो उसने ऐसे ही खाली पानी से मुंह धोकर इधर उधर मडलाना शुरू कर दिया था। वह तैयार शैयार होकर पलटी तो जहांगीर आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। वो अभी 2 मिनट पहले ही पूरी तरह जागा था और पूरे 2 मिनट से वो उसे मुख्तलिफ पोज बना बनाकर अपना जायज़ा लेते हुए देख रहा था। और ये सब देखते हुए बस एक ही बात उसके जहन में आई, और वो ये थी कि क्या चीज़ है ये लड़की। असूलन अनुशे को अपनी उल्टी हरकतों के पकड़े जाने पर सटपटाना या हज्जल होना चाहिए था, लेकिन ऐसे असूलों पर पूरा उतरना अनुशे के बस का काम नहीं था। सो वो बगैर किसी किस्म की हजालत का शिकार हुए मुस्कुरा कर बोली, जाग गए तुम? चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता लाती हूँ। वैसे नाश्ता यहीं करोगे या बाहर? अनुशे ने अपनी तेज़ गम चलाई। उसके पूछने के ऐसे अंदाज पर जहांगीर लुटते लुटते बचा। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो ऐसी परवाह करने वाली लड़की होगी, पर वो उसकी परवाह कर रही थी, और यही चीज़ जहांगीर को अनजाने में भाग गई। यहीं पर ले आओ। जहांगीर ने अनुशे की शोख नज़रों से अपनी नज़रें चुराते हुए जवाब दिया और उठकर फ्रेश होने चल दिया।
अनुशे भी उसकी हालत का मज़ा लेते हुए उसके लिए नाश्ता लेने चली गई। वो दोनों आमने सामने बैठे नाश्ता कर रहे थे। अनुशे बिल्कुल रिलैक्स होकर पराठे पर हाथ साफ कर रही थी, लेकिन जहांगीर कुछ झिझक सी महसूस कर रहा था। उसे अनुशे को सामने बैठा देखकर अजीब सा एहसास हो रहा था, या शायद उसका अनुशे के लिए एहसास बदल रहा था। शायद उसका दिल अनुशे को कबूल करने पर उकसा रहा था, पर उसने बर वक्त अपना दिल संभाला। उसने बर वक्त अपना ध्यान अनुशे पर से हटाकर अपने नाश्ते पर लगाया। वो लोग नाश्ता कर चुके थे। अनुशे बर्तनों को किचन में रखकर वापस आई तो जहांगीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। अनुशे बड़े दिल जले अंदाज में उसकी तैयारियां मुलाहजा कर रही थी। जहांगीर उसकी मौजूदगी से भरपूर बेपरवाही बरत रहा था और उसकी यह हरकत अनुशे को मज़ीद सुलगा रही थी। वह तकरीबन तैयार हो चुका था और अब बस वापसी के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। अनुशे का सब्र अब जवाब देने लगा था। बहुत ही आगे बढ़कर जहांगीर के सामने आकर खड़ी हुई, वरना जहांगीर का अनुशे की तरफ मतवज्जा होने का अपना कोई मूड नहीं था। उसके ऐसे अचानक सामने आने पर जहांगीर थोड़ा सटपटाया, पर उसने फ़ौरन ही खुद पर कंट्रोल किया और अकड़कर अनुशे की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या मसला है? क्यों मेरे आगे आकर खड़ी हो गई हो? उसने बहुत अकड़े लहजे में कहा। तुम सचमुच जा रहे हो? उसने जहांगीर की आंखों में झांक कर सवाल किया कि शायद कहीं उसे अपनी मर्जी का जवाब मिल जाए। शायद वो नफ़ी में सर हिला दे, पर वो तो जाने के लिए तैयार था। वो क्यों ना कहता? इसलिए उसकी खुशफहमियों पर पानी फेरता तवक्को के ऐन मुताबिक उसके सवाल के जवाब में हाँ कह दिया। बहुत ही बदतमीज़ हो तुम। तुम्हें अपना घर छोड़कर, इतनी हसीन बीवी छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर किराए के घरों में धक्के खाने से, अकेले रहने से क्या मिलेगा? अनुशे ने गुस्से से भवें सुकेड़ कर कहा। ओ शट अप अनुशे, मुझसे बात करते हुए अपनी टोन ज़रा लो रखा करो। किसी का मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करना मुझे पसंद नहीं। जहांगीर ने जवाब देने की बजाय उल्टा उसे ही डांट दिया, पर अनुशे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ऐसी छोटी छोटी सी बातों को दिल से लगाकर फजूल में रूठने वालों में से नहीं थी। उसे तो अपना जवाब चाहिए था। वो जहांगीर को सवालों जवाब के चक्कर में डालना चाहती थी ताकि उसकी गलत फहमियों का अजाला कर सके, ताकि उसे मना सके। अच्छा ना, नहीं करती ऊंची आवाज़ में बात, लेकिन तुम जवाब तो दो, उसने प्यार से कहा। उसका यह मीठा सा अंदाज जहांगीर को पिघला रहा था। उसका एकदम से बात मान जाना जहांगीर को अच्छा लगा था। इसे याद आया कि इसके और ईदा के इतने सालों के रिलेशन के दौरान उसने कभी इसकी किसी बात से एग्री नहीं किया, कभी किसी बात को नहीं माना, और वो कैसे फिर भी दीवानों की तरह उसके सब नखरे उठाता था। और एक अनुशे थी जो उसके इस कदर इग्नोर करने के बावजूद भी नाराज़ होने की बजाय उसके कहे को मान बख्श रही थी, उसकी बात मान रही थी। क्या जवाब दूँ? तुम जानती नहीं कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। बाबा ने तो रिदा से शादी करने पर मुझे जायदाद से आग करने की धमकी दी। उन्होंने मुझ पर अपना फैसला मुसल्लत किया। मैंने मान ली है उनकी बात। मैंने खो दिया है अपनी मोहब्बत को। अब और क्या करूं? अब क्यों रहूं मैं यहाँ? जहांगीर ने आखिर में लहजा एकदम तेज़ किया। काम डाउन जहांगीर, तुम्हें अपने माँ बाप की मोहब्बत पर शक है क्या? उन्होंने कुछ देख पाल कर, कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। तुम ख्वाह इतने बदगुमान हो। चलो रहने दो, मैं भी क्या बातें समझाने बैठ गई। जो दिल में आए करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने बाबा से मिल लेना। कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं वो। अब प्लीज़ ना मत कहना। तुम्हें पता होना चाहिए कि उम्र रसीदा लोगों के पास ज़िंदगी थोड़ी होती है, किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, इसलिए इग्नोर मत करना। अनुशे ने गमगीन सी शक्ल बनाकर कहा और आखिरी जुमले पर तो गम को मज़ीद शिद्दत बख्शी। जहांगीर अच्छा भला अनसुनी करने वाला था, लेकिन इसकी थोड़ी ज़िंदगी वाली बात सुनकर ज़रा मतवज्जा हुआ और गुस्से से अनुशे पर भड़का। बात करते वक्त ना अपनी अकल को थोड़ा इस्तेमाल में लाया करो। आइंदा तुम्हारे मुंह से ये मरने मराने की बातें ना सुनो। वो वार्निंग देता कमरे से निकलकर फैज़ान साहब के पास गया और अनुशे गहरा सांस छोड़ते हुए वहीं बेड पर बैठी। उसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़कर एक मुट्ठी सी बनाई, अपनी आंखें ज़ोर से मींची और फिर से अपनी दुआ शुरू की। वो बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी कि या अल्लाह प्लीज़ अंकल को मिशन में कामयाब करें, या अल्लाह प्लीज़ इस बेवकूफ़ को रोक लें, या अल्लाह प्लीज़। जहांगीर अपने बाबा के पास गया। आपने बुलाया था? उसने रुखाई से पूछा। हाँ बुलाया था, बैठो यहाँ। खिलाफ मामूल उनका लहजा बहुत शीरी था। इस बात पर जहांगीर थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ कि वो तो पहले कभी इससे ऐसे बात नहीं करते थे। उसकी हैरत बजा थी। अगर अनुशे ने हाथ तलकीन ना की होती तो फैज़ान साहब आज भी अपना रवैया खुरदरा ही रखते। खैर वो वहाँ बैठ तो गया था, पर अपनी नाराज़गी के पेश नज़र वो अपने बाबा की बातों को कुछ खास तवज्जो से नहीं सुन रहा था।
अनुशे के कहे के मुताबिक फैज़ान साहब ने उसे बहुत प्यार से हर बात समझाई। इतने में अनीसा बेगम भी वहाँ आ गई। उन्होंने भी वही सारी बातें जो हर दूसरा बंदा जहांगीर के दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा था वो फिर से दोहराई। जहांगीर फिर भी ढीठ बना कुछ नहीं समझ रहा था। उसकी तान पहले की तरह अब भी वहीं आकर टूटी थी कि क्या करूँ मैं इन सारी बातों का, कैसे मान लूँ कि आप लोगों ने ये सब मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर किया है। आपने मुझसे मेरी मोहब्बत को जुदा करके क्या भला किया है। जहांगीर ने अपना शिकवा बयान किया। फैज़ान साहब का दिल किया कि उसकी इन बेतुकी बातों पर पाँव से अपनी पेशावरी चप्पल उतारकर दो चार लगा ही दें, पर क्या करते। बहू को ज़ुबान दे रखी थी कि उसके शोहर पर ज़ुबानी या अमली यानी किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं होगा। इसलिए वो बर्दाश्त करते हुए बड़े तहम्मुल से गोया हुए। देख बेटा, सीधी सी बात है कि वो लड़की तेरी किस्मत में ही नहीं थी। अगर तुझे इतनी ही मोहब्बत थी तो मार देता अपनी दौलत को लात। कैसे लात मारता? आपने खुद ही तो कहा था कि मैं देखता हूँ उसके घर वाले कैसे किसी फ़कीर से शादी करवाते हैं। तो बस बेटा, अब सारा कसूर हमारा तो नहीं है ना। चल मान लिया कि हमारा कसूर है, तो फिर भी वो लड़की अगर तुझसे सच्ची मोहब्बत की दावेदार थी तो वो तेरा साथ देती, कहती कि जिस हाल में रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, अपने माँ बाप को मना लूँगी। लेकिन नहीं, यहाँ उसने जायदाद से आँख होने की बात सुनी और वहाँ तुझे अनुशे के पीछे लगा दिया कि उससे इनकार करवा और अपने माँ बाप को नीचा दिखा कि आओ देख लो अपनी पसंद की गई लड़की की हरकतें, इनकार करके बैठ गई है। बता, तू ऐसी लड़की के पीछे मरा जा रहा है जिसके आगे हमारी कोई इज्जत नहीं। बस इस बात की फिक्र है कि दौलत हाथ से ना चली जाए। जहांगीर इस पर लाजवाब सा हो गया। हकीकत उसके सामने रखी गई। अब मुश्किल में था कि तस्लीम करे या रद्द करे। रद्द करने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था, इसलिए कड़वे घूंट पीते हुए मानना पड़ा। लेकिन वो अभी भी अपने तेवरों में सख्ती लिए ऐसा तासुर दे रहा था कि जैसे उसे कुछ हजम ही नहीं हुआ। उसकी ये ढटाई देखते हुए उसके माँ बाप ने आखिरी दाव खेला, यानी इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू की। वही मरने मराने की बातें, दो चार आंसू और ऐसी दूसरी छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए जहांगीर को ट्रैप करने की कोशिश की, और इस मर्तबा वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। जहांगीर उनकी बातों में आने लगा था। उनके बार बार घर ना छोड़ने के असरार पर उसने कोई खास रद्द-ए-अमल ना दिया। अब वो अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहता था। उसने दोबारा कोई फ़ैसला करने के लिए वक्त तलब किया और वहाँ से उठकर चला गया। वो कमरे में गया तो अनुशे अपनी उसी हालत में आंखें मीचे मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। हकीकतन तो वो दुआ कर रही थी, पर जहांगीर ये नहीं जानता था, इसलिए उसने हैरत से पूछा, ये क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ पर अनुशे ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बड़ी आस से उसकी आंखों में झांक कर कहा, रहने दो, क्या फ़ायदा तुम्हें बताने का। उसके ऐसे अंदाज पर जहांगीर को थोड़ा तजस्सुस हुआ, लेकिन उसने आगे से कुछ नहीं कहा। अनुशे ने दिल जले अंदाज में सोचा, बंदा थोड़ा इंसिस्ट ही कर लेता है, अब एक दफ़ा और पूछ लेता तो क्या चला जाता है इसका, बदतमीज़ कहीं का। और साथ ही में अपने ख्याल में सोचे गए अल्फाज को एक्सप्रेशंस का रूप देकर जहांगीर को घूरने लगी। जहांगीर शायद वजह समझ चुका था। इसे उसकी शक्ल देखकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन फिल वक्त वो बड़ी महारत से अपनी हंसी छुपा गया। वो थी ही ऐसी, अपने दुश्मनों को भी बस में कर लेती थी। जहांगीर तो फिर उसकी चाहत था। जहांगीर उसे फिर से नज़रअंदाज करता अपने फ़ोन पर कुछ देखने लगा और देखते देखते एकदम उसके होश उड़े। उसने फ़ौरन अनुशे को पानी लेने के बहाने से भगाया और बैठकर तसल्ली से अपनी मेल्स चेक की तो उसे अच्छा खासा झटका लगा। असल में उसे कंपनी की तरफ से मेल मसूल हुई थी, जिसमें लिखा था 4 दिन पहले सेंड किया गया अपॉइंटमेंट लेटर दर हकीकत किसी और के नाम जारी करना था और गलती से आपके नाम जारी करके आपको भेज दिया। इस कोताही के लिए माजरत ख्वाह हैं। वो तो बड़ा हैरानो परेशान सा अपनी फ़ोन स्क्रीन को देखता गया। यानी जिस जॉब की बुनियाद पर उसने अपना घर बार छोड़ने का फ़ैसला किया था वो उसे मिली ही नहीं। शुक्र था कि वो अभी तक गया नहीं था, वरना तो उसने अपनी इसी जॉब की बुनियाद पर किसी जानने वाले के तोसत से किराए का अपार्टमेंट तक बुक करवा लिया था और उसने सोचा था कि वो कभी पलटकर घर नहीं आएगा। मगर इस मेल ने तो उसके सारे प्लान्स चौपट कर दिए। उसने सोचा कि खुदा न खास्ता अभी अगर वो चला गया होता तो उसका क्या बनता, कैसे सरवाइव करता। उसका बैंक बैलेंस भी इतना था कि जॉब के बगैर बमुश्किल 2 महीने ही ठाठ से गुजारने थे और अगली नौकरी अल्लाह जाने कब मिलती। उफ़, शुक्र है कि अभी वक्त हाथ से नहीं निकला। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना फ़ैसला बदल कर सबकी बात मान लूँ, वरना अब वहाँ जाकर मैं मक्खियाँ मारूंगा। अम्मा अब्बा ने भी इतने प्यार से समझाया है, अब उनकी बात ऐसे कैसे टालूं। आखिर मेरे माँ बाप हैं, मेरा भला चाहते हैं। और अनुशे, वो भी इतना प्यार करती है। रिदा को गोली मारो, उससे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, अब क्या दिल से लगा कर बैठा रहूं। एमी, कितना पागल हूँ मैं।
चलो छोड़ो, अब सबको खुश करता हूँ। कह दूंगा कि आप लोगों के कहने पर रुक रहा हूँ। हाँ, अब इतना सा ड्रामा करना मेरा हक है। चलो जी, डन हो गया। अब मैं कहीं नहीं जाता। भला क्या फ़ायदा घर जैसी जन्नत को छोड़कर जाने का। एक पैगाम क्या मसूल हुआ, एक मेल क्या पढ़ ली। जहांगीर मियाँ का तो नुक्ता नज़र ही बदल गया। लेकिन ये सिर्फ मेल का कमाल नहीं था, उसकी सोच के बदलाव में सबसे बड़ा हाथ तो ब्रेन वॉशिंग का था, जो कि उसके घर वालों ने बहुत अच्छे से की थी। अब वो बेड पर बैठा पाँव हिलाता हुआ अनुषे का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं कहाँ रह गई, पानी लेने गई हैं या कुएं से निकालने, जहांगीर ने सोचा। उसने सोचा ही था कि अनुषे गिलास लिए हाजिर थी। उसने गटागट पानी पिया, गिलास अनुषे को थमाया और अपनी शर्ट की आस्तीनों के बटन खोलकर आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। अपने बूट और जराबें उतारी और लंबा होकर सुकून से फिर लेट गया। अनुषे उसकी हरकत और सकनात बड़े ताजुब से मुलाहिजा कर रही थी। ये क्या कर रहे हो? तुमने तो अभी अभी निकलना नहीं था, फिर लंबे होकर क्यों लेट रहे हो? अनुषे आलती पालती मारकर बेड पर उसकी दाई जानिब बैठते हुए बोली। जहांगीर ने उसकी जानिब करवट ली और अपनी कोनी बेड पर टिकाकर बाजू का सहारा लेते हुए अपने चेहरा एक जानिब से अपनी मुट्ठी पर रखा और थोड़ा ऊंचा होकर अनुषे को देखते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो, जाऊं? अनुषे उसकी शोख नज़रों का मफहूम समझ चुकी थी कि वो कहीं नहीं जाने वाला था, इसलिए मुस्कुराकर तंग करते हुए बोली, जाना है तो चले जाओ, अब जाने वालों को कौन रोक सकता है। जहांगीर तिलमिलाकर बाकायदा उठा और उसे अपना तकिया दे मारा। चुड़ैल कहेगी, कहीं नहीं जा रहा मैं चला गया तो पीछे तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम कौन बनाएगा, उसने चिढ़कर कहा। अनुषे ने भी जवाबन अपना तकिया उठाकर उससे मारा। क्या कहा? जहन्नुम बनाओगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी तुमने अनुषे हैदर का प्यार देखा है, ज़रा सा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारे 14 तबक रोशन कर दूंगी। उसने चेहरे पर मसनूई सख्ती लाकर प्यार भरी वार्निंग दी। हाय, तो कर देना रोशन, वैसे भी रिदा के जाने के बाद काफ़ी अंधेरा हो गया है। उसने आंख मारकर अनुषे को जलाया और अनुषे उसका गला दबाने के लिए अपने हाथों समेत खुद भी उसके बहुत करीब आ गई। उफ, इस अचानक कुर्बत पर अनुषे की धड़कनें एकदम बेतरतीब हुईं। जहांगीर भी सांस रोके उसे देखता गया। एक लम्हे को जैसे वक्त थमा था, पर वक्त का ये ठहराव सिर्फ लम्हे भर का ही था। वक्त का तो काम ही गुजरना है, सो वो गुजर गया और हर गुजरते लम्हे के साथ इन दोनों के रिश्ते को मजबूत करता गया। इनके लिए क्यूट क्यूट सी नोक-झोंक वाली खुशियों से भरपूर ज़िंदगी तहलीक करता गया। हत्ता के साल बाद नन्ही मिशेल की सूरत में इनको उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा भी दे गया और यूं उनकी फैमिली मुकम्मल हुई। यूं उनका एतबार, उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत, उनका एतमाद एक दूसरे के लिए मज़ीद मुस्तहकम हुआ, मज़ीद मजबूत हुआ। ये था नावल प्यार दोबारा ना होगा। नावल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नावल सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।